हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सीबीएसई का हमारा 8 मई 2021 को फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो इस दौरान आपको सबसे ज़्यादा जो हेल्प की ज़रूरत है वो है आपकी क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर की विद सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि फिजिकल एजुकेशन का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन करके यहाँ पर सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, यानी कि सॉल्यूशन पेपर भी बताऊँगा और आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर भी बताऊँगा 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है 8 मई 2021 को है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा फिजिकल एजुकेशन का। तो इसी के रिगार्डिंग जो है मैं फिजिकल एजुकेशन का विद सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए जान लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी हुआ है शारीरिक शिक्षा, यानी कि हिंदी में, और मैं ये वीडियो आपको हिंदी में बताने वाला हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी ही पहले से ही बहुत ज़्यादा वीडियो बनी हुई हैं, क्योंकि मैंने सोचा यार नहीं, हिंदी में कंटेंट कम है तो हिंदी में हमें बनाना चाहिए। तो आपको पता होगा फिजिकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होता है वो हमारा 70 नंबर का होता है, और टाइम जो है आपका इसका 3 घंटे का ही होता है। ठीक है, और चलिए हम शुरू करते हैं, अपने इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं। तो लेकिन देखिएगा दोस्तों, आपको ऊपर दिखा दूँ कक्षा 12वीं 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो मॉडल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है और सॉल्यूशन मैं आपको बता ही हूँगा इसका। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में आपको टोटल 30 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन इस दौरान आ रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन, और 13 से 16 नंबर तक के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हमारे 2 नंबर के हैं। ठीक है, और इनका उत्तर जो है आपको 40 से 60 शब्दों में देने हैं। ओके, और 17 से लेकर 26 तक जो प्रश्न संख्या है उसके नंबर जो आपका 3 नंबर का प्रश्न है एक, और इनका उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में देना है। ओके, इंस्ट्रक्शन को अभी ध्यान से समझ लेना कि कौन सा उत्तर जो है कितने शब्दों में देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 27 से लेकर 30 तक, प्रश्न संख्या 27 से प्रश्न संख्या 30 तक। ये जो है क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के हैं और इनका उत्तर आपको लगभग 150 से 200 शब्दों में देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको शब्द लिमिट ज़्यादा होती है मुकाबले अन्य पेपरों के, और आपका टाइम जो है उतना ही होता है। लेकिन आपको पता है ना, नंबर यहाँ पर 70 हैं और पेपर आपका 80 नंबर का है, लेकिन वहाँ पर आपकी शब्द सीमा कम होती है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो सेक्शन में ये पेपर आपका नहीं बटा हुआ है अन्य पेपरों की तरह, तो ये बस नंबरों में बटा हुआ है, तो वो हम आपको बता ही देंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, 1 से 12 तक हमारा 1 नंबर का है। तो प्रश्न नंबर 1 जो है दोस्तों वो हमारा है, लचक को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उत्तम है। लचक को बढ़ाने के लिए, तो देखो दोस्तों, लचक को बढ़ाने के लिए जो सबसे बढ़िया एक विधि उत्तम मानी जाती है वो मानी जाती है बैलिस्टिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण। तो यहाँ पर बैलिस्टिक प्रशिक्षण विधि जो है यहाँ पर दे रखा है बी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और अन्य ऑप्शन इसके गलत हैं। अंतराल प्रशिक्षण विधि और आपका परिधि प्रशिक्षण और आपका आइसोमेट्रिक विधि इसका बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, तो अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, आप एमसीक्यू में इस ऊपर वाला करना चाहो ऊपर वाला कर लो, नीचे वाला करना चाहो नीचे वाला कर लो। तो नीचे वाला क्वेश्चन है हमारा, एक दी गई दूरी को कम समय में तय करना कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। यानी कि एक दी गई दूरी को कम करने के वो कम से कम समय में तय करना कहलाता है। तो देखिएगा दोस्तों, वो गति कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब आप कोई भी दूरी है उस दूरी को कम से कम समय में तय करोगे तो वो क्या कहलाएगा, गति तो कहलाएगा, शक्ति तो नहीं कहलाएगा, गति होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सहन क्षमता और शक्ति लचक ये बिल्कुल गलत हैं। ओके, तो इसका गति आंसर बिल्कुल सही है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मेरे सामने देखिएगा दोस्तों, एकदम फिक्स आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई आपको ये सोचना नहीं है कि ये बिल्कुल गलत आंसर है, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने जो है यहाँ पर आंसर की इस दौरान है और आंसर के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ सारे आंसर। तो प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर है, जोड़ों के बीच के कोण बढ़ने को कहते हैं अपवर्तन या संकुचन या विस्तारण या अभिवर्तन, बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये जो है जोड़ों के बीच जब कोण बढ़ते हैं हमारे तो उसको हम जो है विस्तारण कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, विस्तारण। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा तीसरा, ऐसी अस्थि भंग जिसमें हड्डी एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाती है उसे क्या कहलाते हैं बताइए। उसको दोस्तों सभी को पता है, उसे विखंडित अस्थि भंग कहते हैं।
जब हमारा विखंडित अस्थि हो जाती है, मतलब बहुत ही भागों में जब बट जाए तो उसको कच्चा अस्थिभंग बिल्कुल नहीं, मिश्रित अस्थिभंग बिल्कुल नहीं, पिछड्डी अस्थिभंग बिल्कुल नहीं, लेकिन विखंडित अस्थिभंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है तो अथवा वाला भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो इसका क्वेश्चन है, जोड़ों के आसपास में लिंगामेट में खिंचाव होने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं बताइए, मोचाना या विदारण होना या अस्थिभंग या नीला पड़ना? तो बताइए, देखिएगा दोस्तों, जब जोड़ों के आसपास में लिंगामेट में खिंचाव होता है तो उसको हम मोचाना कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है चौथा, तो चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो है आपका, निम्न में से किसी एक भारी अभिप्रेरणा का स्रोत है? तो बताइए, सुरक्षा, प्रसन्नता, अंतम आत्मसंतुष्टि या नगद पुरस्कार? जो भारी अभिप्रेरणा का एक स्रोत है दोस्तों वो हमारा कहीं ना कहीं नगद पुरस्कार है। तो नगद पुरस्कार इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, सज्ञानता संबंधी विकारों में यह शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? सज्ञानता संबंधी जो हमारी समस्याएं हैं, विकार हैं, उनमें कौन सा शामिल नहीं है? पोलियो, आपका स्वालीनता संबंधी विकार, या डाउन सिंड्रोम, या आपका डिसलेक्सिया? तो बताइए, इसमें डिसलेक्सिया है या डाउन सिंड्रोम है या स्वानीलता संबंधी विकार है या पोलियो है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो देखिएगा दोस्तों, इसमें सारी चीज़ आती हैं लेकिन पोलियो हमारा सज्ञानता संबंधी विकारों में नहीं आता। ठीक है, तो इसका पोलियो एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। छठा है हमारा, लीग फिक्सचर में मैचों की संख्या जानने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो देखिएगा दोस्तों, सभी को पता है हमारा जो मैचों में जब हम लीग फिक्सचर का अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन है तो मैचों की अगर हमें संख्या जानना है तो उसमें से जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारा लगता है n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट 1 आपका अपॉन में 2। ठीक है, तो यानी कि इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन n ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट 1 अपॉन में 2, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि सी। ठीक है, और ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसके बिल्कुल गलत हैं जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो रक्त में यानी खून में से शरीर में कार्यरत मांसपेशियों द्वारा अवशोषित तथा उपयोग की जा सकती है? तो बताइए कौन सा है? तो कौन सी? इसमें देखिएगा क्वेश्चन को यार पहले ध्यान से समझ लो कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो खून में से शरीर में कार्यरत मांसपेशियों द्वारा अवशोषित तथा उपयोग की जा सकती है। तो बताइए ऑक्सीजन की वो कौन सी मात्रा है जो रक्त में जो हमारे शरीर में कार्यरत मांसपेशियों के द्वारा अवशोषित की जाती है, उपयोग की जा सकती है? तो देखिएगा दोस्तों, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑक्सीजन उद्ग्रहण करना इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, उद्ग्रहण करना। ऑक्सीजन ग्रहण करना बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन परिवहन करना नहीं, ऑक्सीजन की खपत होना बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन उद्ग्रहण करना। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तालमेल संबंधी योग्यता नहीं है? तालमेल संबंधी योग्यता कौन नहीं कहलाता? तो देखिएगा सभी को पता होना चाहिए, सहन क्षमता योग्यता। ठीक है, सहन क्षमता योग्यता जो है तालमेल संबंधी योग्यता नहीं है, क्योंकि किसी की सहन क्षमता अलग होती है, किसी की अलग होती है। लयबद्धता योग्यता नहीं, युग्मक योग्यता बिल्कुल नहीं, अनुस्थापन योग्यता बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 9। 9वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिएगा 9वां क्वेश्चन है हमारा, चपलता मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ठीक है, चपलता नापने के लिए कौन सा बताइए। सेटल दौड़ है वैसे तो इसका सही उत्तर, लेकिन ऑप्शन में 600 मीटर दौड़, 50 मीटर दौड़ या मॉडिफाइड पुशअप। तो देखिएगा पुशअप जो हमारा मॉडिफाइड वाला है वो बिल्कुल नहीं होता है, 50 मीटर वाला दौड़ भी नहीं है ना, वो दौड़ तो 600 मीटर में भी नहीं हो पाएगा ना 50 मीटर में। सेटल दौड़ इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो सेटल दौड़ इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10वें क्वेश्चन में बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो ऐसा कौन सा यहाँ पर विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है? तो देखिएगा सबको पता है विटामिन वी, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विटामिन वी हमारा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं होता, लेकिन विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन ई वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए विटामिन वी बिल्कुल सही है। 11वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन जो है हमारा, नीचे दिए गए कथनों का अभिकथन तथा कारण के रूप में है। तो यहाँ पर जो है अभिकथन है और उसका कारण है। ठीक है, तो अभिकथन जो है यहाँ पर कह रहा है कि गोल कंधे आसन संबंधी एक विकृति है जिसमें पीठ के ऊपर का हिस्सा वर्गाकार हो जाता है। इसका कारण दे रखा है, आसन संबंधी विकृति के कारण घुटने आपस में टकराने लगते हैं। ठीक है, तो ये इसका कारण हो गया कि कह रहे हैं कि गोल कंधे आसन संबंधी विकृति है जिसमें पीठ का ऊपर का हिस्सा वर्गाकार हो जाता है। कारण क्या है इसका कि आसन संबंधी विकृति के कारण घुटने आपस में टकराने लगते हैं। तो देखिएगा दोस्तों,
इसका जो सही उत्तर होगा कि हम यूँ कह सकते हैं कि इसका जो कै और खे दोनों सही हैं, लेकिन कै खे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, स्पष्टीकरण सही नहीं है और कि किस तरह से मतलब कि वो करा जाएगा, लेकिन हमारे हैं ये दोनों सही, मतलब कि कै और खे ये जो दोनों पॉइंट हैं ना आपके, ये हैं तो बिल्कुल आपके सही, लेकिन हम यूँ कहेंगे कि अभिकथन और कारण है तो सही, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि बी। ठीक है, आपको इस तरह से ही आपको अपना उत्तर टिक करना है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 12वें क्वेश्चन को आप देख सकते हो। इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 का मिलान करते हुए दिए गए कोड में से सही उत्तर छांटिए। दिए गए कोड में से सही उत्तर छांटना है आपको। ठीक है, इसमें देख सकते हो सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, और आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हुए आपको मतलब कि दिए गए कोड में सही उत्तर आपको छांटना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसका मैं आपको बता दूं, इसका जो यहाँ पर कोडिंग दे रखी है पूरी ये वाली। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बता दूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसको यार ऐसे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन अगर हम यहाँ पर करेंगे तो कहीं ना कहीं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और एक्सप्लेनेशन में भी हो सकता है दिक्कत हो। तो यही कहूँगा यार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप बाद में इसे सोल्व करते रहना। ठीक है, सोल्व करने के बाद जो है ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये हैं इसके ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सी बिल्कुल सही है, यानी कि 4 3 1 2। ठीक है, यानी कि पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का 1 और आपका चौथे का दूसरा, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, 4 3 2 1 यानी कि हाँ। तो चलिए आगे बात करते हैं अपना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है, 4 3 1 2 हमारा बिल्कुल सही है। ओके, तो चलिए दोस्तों अब 13वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 13वां जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है नीचे दिए गए आसन को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो ये वाला आसन बताइए कौन सा है, बताइए दोस्तों। ये देखिएगा 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं अब आपके। ठीक है, अब 2 नंबर के हैं, यानी कि इसमें 4 आपको ये आसन दिए गए हैं, चारों में इनके नाम भरने हैं और एक आसन भरने का आपको आधा नंबर मिलेगा। 2 आसन भरने के 1 नंबर और 4 आसन भरने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आसन बताओ। ये आसन दोस्तों चक्रासन है। ठीक है, चक्र की तरह घूम रहा है ना, तो चक्रासन। ठीक है, ये आसन बताइए कौन सा है, इसे बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, ये पश्चिमोत्तासन है क्योंकि ये पश्चिम दिशा में अपना जो है गर्दन की वो अपना मुंडी को घुमाए हुए है, इसलिए इसे पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और ये वाला जो है हमारा ये ताड़ासन है। ठीक है, सभी को पता है ताड़ासन। ये वाला ताड़ासन हमें याद है, जब हमने 12th करी थी तो हमने जो मतलब कि हमारी प्रैक्टिकल वाली मैम आई थी, उन्होंने योगा करवाया था हमारा ये वाला ताड़ासन। और मुझे पता है कि मतलब कि टीचर हमें इंडिकेशन दे रहे थे फिर दूर से, क्योंकि बहुत बच्चों को आता ही नहीं था यार, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो देखिएगा ये हमारा डी है, तो डी बताइए कौन सा है। ये है हमारा, ये देखिए ये आपका भुजाओं से मतलब कि वो कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, भुजंगासन। ठीक है, इसे बोल देते हैं भुजंगासन। तो ये आप भर लोगे अपने हिसाब से। ठीक है, मैंने इनका सभी का उत्तर आपको बता दिया। ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे आपके। अब 14वां भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित विकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो बताइए कौन सी विकृति है। ठीक है, विकृत रोग आ चुके हैं दोस्तों अब आपके। ठीक है, हमारा 14वां क्वेश्चन है ना दोस्तों। हाँ, बताइए ये जो है हमारा कौन सा विकृत रोग है। देखिएगा डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, इस तरह के ही आपको पेपर में मिला बना हुआ होगा, ब्लैक एंड वाइट में होगा। ठीक है, पेपर उतना क्वालिटी वाला नहीं होता है क्लैरिटी से। तो दोस्तों देखो, ये जो विकृत रोग है इसे हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। ठीक है, लॉर्डोसिस है ये। अगर मैं आपको इसका सही प्रोनाउंसिएशन दिखा दूं तो ये अभी रुकिएगा, 2 पेज नंबर पे मिलेगा आंसर की मेरे पास है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब देखिएगा ये रहा। ठीक है, लॉर्डोसिस इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये जो हमारा विकृत रोग है ये हमारा लॉर्डोसिस है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो हमारा ये वाला है, बताइए ये कौन सा विकृत रोग है। विकृत कहना सही रहेगा, रोग वगैरह मैं नहीं कह रहा। तो बताइए ये वाला ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसे बोलते हैं हम दोस्तों
कायफोसिस, ठीक है, कायफोसिस इसका सही उत्तर है, ठीक है, कायफोसिस बोलते हैं इस विकृत को। तो आप देख सकते हो कायफोसिस, ठीक है, बी। सी वाला जो हमारा धनुष है, धनुषाकार टांगे, तो अब देखिएगा ये बिल्कुल हमारा, इसे कोई भी बच्चा कर लेगा। ये मतलब कि यार किताब में भी दे रखा है ये वाला, ठीक है, वैसे तो सारे दे रखे हैं, मतलब इस पर मेरा ध्यान गया था। तो ये धनुषाकार टांगे हैं, ठीक है, इसका आप समझ लोगे विकृत को। और ये वाला, ये डी वाला जो हमारी पोर्शन है, ये हमारा डी है, हमारे जुड़े हुए घुटने, ठीक है, जुड़े हुए घुटने हैं, इसे आप वो लिख देना, जुड़े हुए घुटने, ठीक है। तो आप लिख लोगे अच्छी तरह से। 15वें क्वेश्चन पे बात करें तो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा दोस्तों। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तन, 15वां क्वेश्चन अपवर्तन, अपवर्तन को कहते हैं हम अबडक्शन, ठीक है, अबडक्शन कह सकते हो आप अपवर्तन को इंग्लिश में। अपवर्तन यानी कि अबडक्शन और अभिवर्तन, अभिवर्तन यानी कि एडिक्शन, एडिक्शन और आपका अबडक्शन, अबडक्शन और आपका एडक्शन, यानी कि बात करें अपवर्तन और अभिवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपवर्तन के बारे में। तो देखिएगा अपवर्तन जब आप देखोगे तो अपवर्तन जो है, इस गति में शरीर का कोई भी अंग शरीर के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा से दूर ले जाया जाता है, ठीक है। और उदाहरण के लिए हाथों को सीधा रखकर कंधों को ऊपर उठाना, ठीक है, हाथों को सीधा रखकर कंधों को ऊपर उठाना। अगर बच्चे चित्र भी बना दें इसका तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यार टीचर को चित्र अगर आप बना दोगे ना तो टीचर उसके आपको नंबर देगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये देखिएगा आंसर की में टीचर को मतलब कि एक एक नंबर चित्र का देना है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको चित्र बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह का, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हो, ये अबडक्शन है, ये आपका एडिक्शन है, ठीक है, अबडक्शन और ये आपका एडिक्शन, एडिक्शन, ठीक है। तो आप समझ गए इसको, दोनों को, इसमें क्या डिफरेंसेस है। तो देखिएगा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, मतलब कि यार इसमें क्या है। तो अपवर्तन पहला मैं आपको अबडक्शन का बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें यही है कि जो हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा वो है, तो इसका मतलब यही है कि इस गति में शरीर का कोई भी अंग शरीर के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा से दूर ले जाया जाता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हाथों को सीधा रखकर कंधों को ऊपर उठाना, ठीक है, मतलब कि हाथों को सीधे रखकर आपको पहले सीधे रखना है, फिर ऊपर उठाना है। तो आप देख रहे होगे ये जो आपका मतलब कि ये जो निशान है ये ऊपर की तरफ कर रखा है कि पहले कंधे आपको नीचे की तरफ मतलब कि सीधे रखने हैं, फिर ऊपर की तरफ आपको हाथ उठा लेने हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अबडक्शन, ठीक है। और एडक्शन किसे कहेंगे, तो आप देखिएगा ये है आपका एडक्शन। तो एडिक्शन को हिंदी में बोलते हैं अभिवर्तन। तो अभिवर्तन यह शब्द यह अपवर्तन के विपरीत गति होती है, बिल्कुल ठीक है। इस गति में शरीर का कोई भी अंग शरीर के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा के पास लाया जाता है। उदाहरण के लिए कंधे के ऊपर उठे हाथ को धड़ की ओर यानी कि धड़ जमीन की ओर लाते हैं। तो आप देख सकते हो, मान लीजिएगा आपने हाथ जो है इस तरह के कर रखे हैं, ये आपका खड़ा है हाथ इस तरह से, ठीक है, और आपने नीचे की तरफ अपने हाथों को कर लिए धड़ की तरफ, ठीक है। तो आप समझ गए अबडक्शन और एडिक्शन में अंतर। तो इसी तरह से आपको ये पेपर में चित्र भी बनाना होगा, पूरे नंबर लेने हैं तो ठीक है। इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, मतलब कि पढ़ ही लोगे आप वैसे तो। चलो हटाओ। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 16वां क्वेश्चन। तो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट में कोई दो अंतर पूछ रहा है, ठीक है। नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर 3 अंतर बताऊंगा, ठीक है, जिसमें से आप 2 कर लेना कोई से। तो देखो, लीग टूर्नामेंट के मुकाबले नॉकआउट टूर्नामेंट में कम खर्च आता है। नंबर 1 पॉइंट कि लीग टूर्नामेंट के मुकाबले नॉकआउट टूर्नामेंट में कम खर्च आता है। और लीग टूर्नामेंट में सभी कॉम्पिटिटर यानी कि सभी कॉम्पिटिटर कह लो या पार्टिसिपेटर कह लो, कि लीग टूर्नामेंट के अंदर जितने भी पार्टिसिपेटर होते हैं वो अपना कौशल दिखाने के लिए, अपनी स्किल्स दिखाने के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट से अधिक अवसर मिलते हैं, ठीक है। और नॉकआउट टूर्नामेंट में जो पार्टिसिपेटर रहते हैं उनको पूरा करने के लिए लीग टूर्नामेंट के अपेक्षा कम समय लगता है, ठीक है दोस्तों। तो यही था इसका उत्तर, जो आपका 1 और 1 करके आपको नंबर मिलेंगे इसमें, ठीक है।
16वें क्वेश्चन के अंदर अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी हमें देखना होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा टूर्नामेंट के दौरान काम करने वाली किन्हीं 2 समितियों के कार्यों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है हमें अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा, टूर्नामेंट के दौरान काम करने वाली किन्हीं 2 समितियों के कार्यों की चर्चा करना है। तो आप इसे कर लेना, कोई भी 2 समिति आप बना लेना, ठीक है, क्योंकि यार इसमें बहुत सारी समितियां हैं और किसी को बताना मेरे हिसाब से मतलब कि इस तरह से सही नहीं होगा। आप लिख देना, मतलब बहुत सारी समितियां, मैनेजमेंट समिति और पता नहीं यार दुनिया भर की काफ़ी सारी समिति आपने जरूर पढ़ी होंगी। ठीक है, तो इसका उत्तर सभी स्टूडेंट कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी समितियाँ सभी बताऊँगा तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ओके, 17वें क्वेश्चन पे बात करते हैं अपने। तो 17वां क्वेश्चन है, एक शोध के दौरान एक विद्यालय में ये पाया गया है, एक स्कूल में पाया गया है कि बच्चों की शारीरिक संरचना अलग अलग प्रकार की है तथा उनके गुण एवं व्यवहार से उससे प्रभावित होते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर दें। ठीक है, तो देखिएगा ये चित्र दे रखा है, तो मैं आपको दिखा दूँ इस तरह से, एंडोम, मोस्मो और एक्टो। ठीक है, किसी का आकार ऐसा है, किसी का ऐसा मोस्मो और किसी का एक्टो है। ठीक है, तो नाशपाती का आकार किसका होता है, इसमें दे रखा है नाशपाती का आकार किसका होता है, के आकार की शारीरिक संरचना किसकी होती है। ठीक है, मतलब कि किसका होता है नाशपाती का आकार और ये आकार जो है शारीरिक संरचना किसकी होती है, तो वो आपको बताना है। तो देखिएगा ए और बी और सी और डी यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में, तो 17वें क्वेश्चन में देखिएगा हमारे काफ़ी हैं। तो इसमें देखिएगा मैं आपको बता दूं, आपका जो है पहला वाला जो इसका क्वेश्चन है 17.1, ठीक है, 17वां का जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो हमारा आएगा दोस्तों कि नाशपाती जैसा आकार एंडोमोर्फ का होता है। ठीक है, नाशपाती का आकार किसका होता है, वो नाशपाती जैसा आकार हमारा एंडोमोर्फ का होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो हमारा ये वाला चित्र आएगा। ठीक है, ये वाला चित्र कर देना है आपको टिक, ए ऑप्शन पे टिक कर देना है और लिखना है फिर नाशपाती जैसा आकार हमारा किसका होता है, एंडोमोर्फ का होता है। ठीक है, इसमें आपको पहचान भी करनी है और फिर वो भी लिखना है, यानी चित्र को भी मेंशन करना है। फिर उस तरह से ही आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर का है ये, जहाँ तक है, हाँ, तो 3 नंबर का है। तो देखिएगा इसमें जो है अगला जो है, पहले हम यार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें से पाया गया कि 3 मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने, मतलब तीनों ही करने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये अवतरण वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हें पढ़ के आपको तीनों के जवाब देने, मतलब ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आया, निम्न में से किसकी मांसपेशी लंबी पतली होती है, इनकी चयापचय की दर भी अधिक होती है। तो देखिएगा इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल सी इसका सही है। ठीक है, सी वाला चित्र है, बिल्कुल सही है, और इसके अंदर एक्टिव मास की लंबी मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, एक्टिव मास की लंबी मांसपेशियां होती हैं। तीसरे क्वेश्चन पे बात करें तो ये वाला जो आपको चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, इसके लिए ये जो भी नाम है वो आपको मेंशन करना है, के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा इस चित्र के लिए। तो बताइए, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी कि सोमोटोटनिया। ठीक है, सोमेटोटनिया इसका सही उत्तर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और चलिए 18वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 18वां क्वेश्चन जो है हमारा, 18वां क्वेश्चन भी हमारा 3 नंबर का है, ऊपर वाला भी 3 नंबर का था। तो प्रश्न नंबर 18, सुरेश को विद्यालय में मेडिकल चेकअप के दौरान पता चला कि उसका रक्तचाप 90/140 है। उसे योगासन का अभ्यास पाठ्यक्रम के अनुसार तथा भोजन के सुधार करने की सलाह दी गई, जिससे कि रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो इसमें बताइए कि आपसे पूछा है कि सामान्य रक्तचाप दर क्या होता है। ठीक है, ऊपर आपको छोटा सा पैराग्राफ दे दिया, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सामान्य रक्तचाप बताइए किसे कहते हैं जल्दी से। तो देखिएगा दोस्तों, सामान्य रक्तचाप जो होता है वो होता है हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 80/120 इसका, यानी कि 80/120 mmHg हमारा बिल्कुल इसका सही उत्तर है, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका बात करें तो योग शिक्षक ने सुरेश को निम्न आसन करने की सलाह दी। तो कौन सा आसन करने की सलाह दी होगी बताइए, ताड़ासन, वज्रासन, श्वासासन। तो देखिएगा दोस्तों सारे, ठीक है, सभी के सभी।
तीसरा क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप होने से, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिसे आप कहते हो, हाई ब्लड प्रेशर, तो रक्तचाप होने पर भोजन में किस खाद्य पदार्थ की मात्रा नियंत्रित करनी चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए, बताइए। ठीक है दोस्तों, नमक कम खानी चाहिए। ठीक है, नमक और ज़्यादा हाई कर देगा वरना। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 19वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 19वां क्वेश्चन है आपका कि बृहद पोषक तत्व के स्रोत व लाभ के आधार पर तुलना कीजिए। मतलब कि जो बृहद पोषक तत्व हैं, जो बड़े ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके काफ़ी हम यूँ कहें विस्तृत है, ऐसे पोषक तत्व के जो हमारे स्रोत हैं और उनके लाभ के आधार पर उनकी तुलना करनी है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। मैं इसको डिस्प्ले पे आपको खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि इसका उत्तर जो है वैसे आएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा मैं आपको यहाँ पर इसके सारी चीज़ बता देता हूँ। इसी तरह से देखिएगा, आपको मेंशन करना है, अपना उत्तर लिखते हुए टेबल बना लेनी है। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, यही था। ठीक है, यहाँ पर तत्व आ गए और यहाँ पर स्रोत और हमारे लाभ। ठीक है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपका वसा के आधार पे हम वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो देखिएगा ये हम स्रोत में ले लेते हैं जिसमें प्रोटीन मिलता है, पहले उसको रखेंगे। जैसे हमारा दूध, आपका मतलब कि दूध और दूध से बने पदार्थ और मछली और मांस, अंडे और पादप स्रोत, दालें और फलियां और सूखे मेवे। इसके क्या लाभ है? इससे लाभ है दोस्तों हमारा कि प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशी वृद्धि एवं विकास के कार्य करता है और प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत भी करता है। ठीक है, प्रोटीन का लाभ समझ में आ गया। और अगला स्रोत हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट के जो हमारे स्रोत हैं वो हमारे कौन कौन से? अनाज, गेहूँ, चावल, बाजरा, ठीक है, रागी, जौ इत्यादि, जड़ें व कंदमूल, चीनी एवं गुड़। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। ठीक है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? अनाज, बाजरा, राई और रागी मतलब जौ इत्यादि, और जड़ और कंदमूल, चीनी और गुड़। ठीक है, और स्रोत नंबर हम बसा कर लेते हैं फिर जो बसा से। तो देखिएगा, बसा से स्रोत है हमारा दूध से बने पदार्थ और मछली, मांस, पात और हमारे वनस्पति तेल, सूखे मेवे, तेल युक्त बीज और हमारे जैसे सूरजमुखी, सरसों और सोयाबीन का तेल। तो इसका बेनिफिट है हमारा वसा ऊर्जा को हमारा द्वितीय स्रोत है और ये हमारे सभी आंतरिक अंगों पे, ठीक है, सुरक्षा कवच की परत बनते हुए वसा में घुलनशील विटामिन को जमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही था इसका उत्तर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अथवा से है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है हमारा स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए, यानी कि स्वस्थ जो हमारा वेट है हमारा बॉडी का, उसको बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीके सुझाइए कि कौन कौन से तरीके हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले एक्टिव आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा होता है कि घर में पड़े हुए रहते हैं, तो उस तरह से नहीं, एक्टिव लाइफ स्टाइल होना चाहिए। तो आपको हेडिंग डालनी है इसमें सक्रिय जीवन शैली। ठीक है, सक्रिय जीवन शैली, इसके अंदर आपको लिखना है हेडिंग डाल के कि अपने दैनिक जीवन में छोटे मोटे परिवर्तन द्वारा मोटापे की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जैसे कि कार या दो पहिया की अपेक्षा पैदल चलना, लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ियों का प्रयोग करना तथा ज़्यादा देर तक टीवी देखने की अपेक्षा बाहर जाकर खेलना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। और अधिपोषण से बचना। ठीक है, तो भोजन शरीर के लिए भोजन के अनुसार ही करना चाहिए। यदि आवश्यकता से अधिक भोजन किया तो अतिरिक्त कैलोरी वसा के रूप में जमकर मोटापा को बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, और नियमित व्यायाम करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। रेगुलर एक्सरसाइज, तो इसके अंदर आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने से शरीर में अतिरिक्त कैलोरी का उपयोग होता है और जिसके तहत जो है आपको शरीर के स्वास्थ्य भार बनाए रखने में मदद मिलती है। अतः नियमित रूप से कम 30 मिनट तक हमें व्यायाम करना चाहिए और भोजन संबंधी आदतें अपनानी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। 20वें क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है हमारा चपटे पैर, विकृति और घुटने मिलना, विकृति में अंतर स्पष्ट कीजिए और तथा दोनों के दो सुधारात्मक व्यायाम सुझाइए। ओके, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चपटे पैर और जो हमारे चपटे पैर हैं विकृति, और घुटने मिलना वाली जो हमारी विकृति है, तो इनमें दोनों में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो हम दोनों देखिएगा पूरे को अच्छी तरह से शानदार
रूप से बताते हैं। तो देखिएगा चपटे पैर जो हैं, पहले इसका बता देते हैं। तो चपटे पैर पूरी तरह से समतल होना, अर्थात पैरों का प्राकृतिक चाप का ना होना और चपटे पैर कहलाते हैं। इसी कारण चलते समय या खड़े होते समय पैर के मध्य भागों में दर्द होना एवं शरीर का संतुलन बनाए रखने में परेशानी आती है। और इसका सुधारात्मक जो हमारा व्यायाम है उसे अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें यही है कि आप देखोगे कि रस्सा कूदना, पंजों पर चलना, एड़ियों पर चलना और पैरों से कंचों को उठाना। ठीक है, पैरों से कंचों को उठाना। और देखा जाए तो अगला जो हमारा इसमें पूछा है इन्होंने, घुटने मिलना। ठीक है, घुटने मिलना यानी कि जड़े हुए घुटने, जुड़े हुए घुटने मतलब जड़े हुए कह रहा हूँ, जुड़े हुए जो हमारे घुटने हैं। तो उसमें देखोगे कि उसमें आप लिखना है आपको कि व्यक्ति को खड़े रहने की स्थिति में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करने लगते हैं, जिससे कि चलते समय, दौड़ते समय घुटने आपस में टकरा जाते हैं, जो हमारे टखने होते हैं। ठीक है, घुटने, और छिल भी जाते हैं और शारीरिक संतुलन हमारा बिगड़ जाता है। और इसका सुधारात्मक उपाय तो पूरा बहुत अच्छा है कि घुड़सवारी करना चाहिए, जिसमें हमारे पैर बिल्कुल खुल जाते हैं। ठीक है, और अर्ध बैठक लगाना चाहिए यानी कि उठक बैठक, और टांगों को में उठना। ठीक है, टांगों को में उठाना, तो मतलब कि टांगों को इस तरह से उठाना चाहिए कि हम यूँ कहें कि जैसे चौड़ा करके, जैसे आप घुड़सवारी की उसमें बैठते हो तो इस तरह से। ठीक है, ये आपका तीन नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, यानी कि 2 चीज़ पूछी हैं, आधा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, 21वां हम क्वेश्चन बात करते हैं 21वें क्वेश्चन पे। तो 21वें क्वेश्चन में अथवा का भी क्वेश्चन है। तो 21वां क्वेश्चन दे रहा है कि वरिष्ठ सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिकों की लचक को मापने के विभिन्न परीक्षणों की सूची बनाइए एवं किसी एक परीक्षण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा 21वां क्वेश्चन जो है हमारा 3 नंबर का ही है। ओके, तो चलिए मैं इसका शुरुआत करता हूं आपको। तो देखिएगा, सीनियर सिटीजन की लचक को मापने के लिए विभिन्न तरीके निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। ठीक है, चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। तो चेयर सीट एंड रीच टेस्ट जो है हमारा, कुर्सी को दीवार से सटाकर रखते हैं ताकि प्रतिभागी किनारे पर आराम से बैठ सकें और एक पैर फर्श पर समतल तथा दूसरा पैर घुटने सीधे कर आगे की ओर रखते हैं। पैर तथा हमारा जो है पैर तथा हमारे रखना टखने में 90 डिग्री का मुड़ा हुआ होना चाहिए। दोनों हाथों के बीच उंगली के ऊपरी सिरे को बराबर रखते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ के ऊपर रखें और प्रतिभागी को सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में तथा सांस छोड़ते हुए कूल्हों पर शरीर को मोड़ते हुए आगे के पंजे की ओर ले जाने के लिए कहेंगे। और पीठ सीधी तथा सिर ऊपर, किसी प्रकार के झटके तथा उछाल से बचें और कभी आवश्यकता से अधिक खिंचाव न आए। घुटने को सीधा रखें तथा रीच के समय 2 सेकंड के लिए रुकें। पंजे तथा उंगलियों के बीच की दूरी को मापें और यदि पैर के पंजे छूते हैं तो स्कोर 0, यदि नहीं छूता है तो ऋणात्मक स्कोर। पैर के पंजे तथा उंगलियों के सिरों के बीच की दूरी मापी जाती है, परंतु यदि प्रतिभागी के पंजे तथा उंगलियों एक दूसरे को ढक लेते हैं तो धनात्मक स्कोर होता है और तथा जितनी भी दूरी हो उसे माप लिया जाता है। ठीक है, तो इसके जो हम बताएं सुधारात्मक अगर हम देखें तो बैक स्क्रैच टेस्ट हम कह सकते हैं। पहले रुकिएगा, मापने के मैं आपको पहले विभिन्न परीक्षण की सूची बता रहा हूं और सुधारात्मक उपाय यार इसमें से आपको कोई एक पर संक्षिप्त व्याख्या कर देना। ठीक है, जो मैंने आपको ये पूरा विस्तार से बता दिया, सारा मैंने एक साथ ही आपको बता दिया। ठीक है, अभी रुकिए यार, पानी पी लूँ मैं। तो देखिएगा, हमारा इसमें बैक स्ट्रेच टेस्ट है। ठीक है, इसे स्ट्रेच नहीं कहेंगे यार, स्क्रैच कहेंगे। ठीक है, स्क्रैच टेस्ट। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, आप ये देखिएगा, बैक स्क्रैच टेस्ट। ठीक है,
तो इसमें देखिएगा इस परीक्षण के लिए प्रतिभागी खड़े होकर अपना कंधा उठाते हुए हाथ सिर से पीछे से जहाँ तक हो सके पीठ को पीछे तक ले जाने का प्रयास करते हैं और फिर मैं अपने दूसरे हाथों को कोहनी को पीठ के पीछे की तरफ मोड़ते हुए दूसरे हाथ को हथेली के ऊपर की ओर करते हुए पहले हाथ की उंगलियों को छूने का प्रयास करता है। यदि दोनों एक दूसरे को छूती हैं तो उसका स्कोर 0 होगा। यदि एक दूसरे को नहीं छूती तो दोनों हाथ की उंगलियों के सिरे के नीचे की दूरी मतलब कि सेंटीमीटर में ऋणात्मक स्कोर के रूप में मापी जाती है और दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे को ढक लेती हैं तो ढकी हुई धनात्मक स्कोर के रूप में मापी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था, मैंने आपको पूरा यहाँ पर सुधारात्मक इसका वो भी मतलब कि आपको अपना लिख देना है। मैंने आपको दोनों विस्तार से बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिएगा अथवा में क्वेश्चन है हमारा, गामक पुष्टि परीक्षण की विभिन्न मदों की सूची बनाइए एवं गति को मापने वाले परीक्षण की विस्तार पूर्वक विधि लिखिए। ठीक है, तो गामक पुष्टि परीक्षण में विभिन्न मदों की आपको सूची बनानी है। तो हम पहले विभिन्न मदों की सूची बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 90 मीटर आपको खड़े होकर दौड़ लगानी है, स्टैंडिंग स्टार्ट। ठीक है, तो और 600 मीटर दौड़ गामक पुष्टि परीक्षण है ना, तो 600 मीटर दौड़ चाल। ठीक है, यानी कि वॉक आपकी 600 मीटर रन वॉक, और आपका सीट एंड रीच परीक्षण, सीट एंड रीच टेस्ट, यानी कि आपका पार्शियल कर्लअप और आपका यानी कि पार्शियल कर्लअप जिसे आप कहते हो, तो पुशअप्स लड़कों के लिए और मॉडिफाइड पुशअप्स लड़कियों के लिए। ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और आपका 4x10 मीटर शटल रनिंग और गति मापने का परीक्षण। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं आप, और इसमें दे रखा ना गति मापने का परीक्षण पर भी विस्तार करो। तो इसके लिए देखिएगा मैंने आपको पहले मद बता दी, अब इसका कैसे कैसे यूज करना है सारी चीज़ बता दें। तो देखिएगा 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 50 मीटर दूरी पर 2 समांतर रेखाएं खींची जाती हैं और परीक्षार्थियों किसी एक रेखा के पीछे खड़े होकर स्टार्टर द्वारा रेडी गो शब्द आदेश मिलते ही जितना जल्दी हो सके दूसरी रेखा को दौड़कर पार करने का प्रयास करता है। प्रारंभिक रेखा के अंतिम रेखा को पार करने में लिया गया समय उसका स्कोर माना जाता है। समय सेकंड में या सेकंड के 10वें भाग तक नोट कर लिया जाता है, वह परीक्षार्थी का स्कोर होता है। ठीक है, तो 2 नंबर का आपका ऊपर का और 1 नंबर का नीचे का है, जिसमें आपको मतलब कि वो बताना है, इसमें परीक्षण को विस्तार से मापने का जो हमारा वो है गति को मापने का। ठीक है, तो गामक की मदें जो हैं उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और वैसे 1 नंबर। तो 22वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे टोटल कितने हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो हम अपने 22वें क्वेश्चन में बात करते हैं। तो 22वां क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के गति के नियम को परिभाषा लिखिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार, न्यूटन का गति का नियम की परिभाषा लिखनी है और प्रत्येक खेल का उदाहरण दीजिए। ठीक है, प्रत्येक का खेलों से उदाहरण दीजिए, मतलब खेल से आपको समझाना है। तो न्यूटन की गति का नियम, इसे जड़ता का नियम कह सकते हैं। ठीक है, जड़ता का नियम, तो इस गति का पहला नियम भी कहा जाता है, इसे गति का पहला नियम भी कहा जाता है। मतलब इस नियम के अनुसार स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी, वह तब तक गतिशील वस्तु गतिशील अवस्था में रहेगी तब तक उस पर भारी शक्ति ना लगाई जाए। उदाहरण, एक फुटबॉल तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर भारी बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में भी मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट जो है, दौड़ शुरू करने से पहले खिलाड़ी अपने मांसपेशियों के बल से जड़ता की स्थिति से निकालकर तेज गति करता है। तो दूसरा उदाहरण हो गया। ठीक है, तो अगला जो नियम है वो है हमारा तुरणांक का नियम। ठीक है, तुरण का बोलते हैं इसे, तुरण का आधा तय। देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, यहाँ पे ठीक है, देख सकते हो आप, ये रहा तुरण का नियम। ठीक है, तुरण का नियम, तो इसके अंतर्गत जो है इस गति का दूसरा नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण
त्वरण उस पर प्रहार करने वाली शक्ति का समानुपातिक होती है। यदि दो समान शक्तियां भिन्न भिन्न शक्ति वाली दो वस्तुओं पर लगाई जाती है तो कम सहती वाली वस्तु अधिक तेज तीव्र गति से चलेगी। ठीक है, किसी भी वस्तु पर बॉल यदि देखिएगा, अब मैं यहाँ पर उदाहरण बता रहा हूँ, किसी भी वस्तु या बॉल पर यदि बल लगाया जाता है तो वो उस दिशा में जाती है जिस दिशा में उस पर बल लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से बॉल पर जितना अधिक बल लगेगा उतना ही तीव्र गति से चलेगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अगला बात करते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस गति को तीसरा नियम भी कहते हैं और इसके अनुसार जो है प्रत्येक क्रिया हमेशा बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो दोस्तों इस पे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि तैराक आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे की ओर धकेलता है और यह क्रिया पानी तैराक को आगे की ओर उतनी ही शक्ति को धक्का देती है, यह प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो 1+1+1, ठीक है, ये आपके 3 नंबर हैं इस क्वेश्चन के। तो 23वें क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों अपने। तेईसवां हमारा क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में महिला तथा पुरुषों के लिए बेंच की ऊंचाई कितनी होती है यदि व्यायाम एक्सरसाइज करने का समय 300 सेकंड है और कुल हृदय दर 95 है तो अल्पकालिक पुष्टि फॉर्मूले के अनुसार फिटनेस इंडेक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिटनेस इंडेक्स का टेस्ट हमारा आ चुका है। तो देखिएगा जो चीज़ दी गई है यार वो पहले आप लिख लो सारा। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, लड़कों की बेंच की ऊंचाई 20 इंच और लड़कियों की बेंच की ऊंचाई 16 इंच। ठीक है, लड़कियों की हमारी कम होती है, लड़कों की ज़्यादा होती है। तो अल्पकालिक पुष्टि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, व्यायाम की अवधि सैकड़ों में इंटू 100 बटे 5.5 इंटू हृदय दर ब्रैकेट 1 माइनस 1.5 मिनट व्यायाम के बाद ब्रैकेट 1। तो इसी के अकॉर्डिंग जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो 300 100 आपका 100 वो 300 इंटू 100 और आपको 5.5 इंटू 95 बटे में लिखना है, यानी कि आपको डिस्प्ले पे आउट कर रखा है मैंने इस दौरान। ठीक है, आप देख सकते हो। फिर आपको इक्वल जो इसका आंसर आएगा वो हमारा 57.42, यानी कि आपका 1+2 बराबर 3। तो देखा जाए इसका 24 उत्तर आ जाएगा। ठीक है आपका, ओके। तो चलिए हम जो हैं अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अपने। तो 24वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, गामा के विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, गामा के विकास को जो हमारे करते हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों उत्तर 24वां है ये हमारा। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अब। तो चलिए मैं आपको इसके माध्यम से बता देता हूँ, प्रेजेंटेशन ही खोल देता हूँ यार। तो गामा के विकास को प्रभावित करने वाले जो हमारे कारक हैं, नंबर 1 आनुवांशिकता, पर्यावरण, पोषक, टीकाकरण, अवसरों की उपलब्धता, आसन संबंधी विकृति और संवेदनाएं संबंधी हानियों, निद्रा और प्रशिक्षण एवं तैयारी, शारीरिक अक्षमता आय और सामाजिक कौशल। ठीक है, कोई 3 बिंदु की आपको व्याख्या सहित आपको बताना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। 11 पॉइंट है, इनकी व्याख्या मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा और व्याख्या खुद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अथवा में दे रखा होगा। तो भारत में महिलाओं की खेल में भागीदारी को बढ़ाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिए। तो इसके लिए आप पहले से ही तैयारी करके जाना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो भारत में महिलाओं की खेल की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुझाव, नंबर 1 महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा और प्रेरित करना चाहिए, परिवार और समाज का सहयोग हो। नंबर 3 महिलाओं के लिए सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए, ज्ञान अर्जित करने वाले दूरसंचार की भागीदारी बढ़ना चाहिए। और 5वां पॉइंट हम कह सकते हैं प्राथमिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी तथा प्रशिक्षण करना। और 6वां पॉइंट हम कह सकते हैं कि खेलों में प्रतियोगिता का अवसर उपलब्ध करना चाहिए। और 7वां पॉइंट नई वैज्ञानिक तकनीकी सम्मान साधन और प्रबंधन करना चाहिए और खेलों में प्रतियोगिता के अवसर उपलब्ध करवाना। और 9वां पॉइंट संतुलित व स्वास्थ्य भोजन का प्रबंध करना और छात्रवृत्ति व पुरस्कार का प्रबंधन करना। और 11वां पॉइंट हम कह सकते हैं सामाजिक बाधाओं और ग्रामीण स्तर पर दूर करना, सामाजिक समानताओं को बनाना। और कोई 3 बिंदु की आपको व्याख्या करनी है। 11 पॉइंट यहाँ पर भी मैंने आपको मेंशन करें। ठीक है, कोई 3 बिंदु की व्याख्या करनी है और जब जाके आपको 1+1+1 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल 3 नंबर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमारा 25वां क्वेश्चन होना है।
ठीक है। 25 नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर 13 टीम का फिक्सचर बनाइए और बाई की गणना भी दिखाइए। ठीक है, तो आपको नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर 11 टीम का फिक्सचर बनाना है और बाई की गणना भी दिखानी है। ठीक है, तो चलिए देखना पड़ेगा यार इसका। तो ये है, आप देख सकते हैं नॉकआउट के आधार पर 13 टीम का फिक्सचर, टीम की संख्या 13 यानी कि, और मैचों की संख्या बराबर कुल टीमों की संख्या -1 बराबर 13 -1 बराबर 12, कुल राउंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 4 राउंड। ठीक है, कुल बाई हमारी कितने निकल गई, 2 की अगली लागत माइनस कुल टीमों की संख्या 16 - 13 बराबर 3, और फिर हो जाएगा हमारा 1 + 2 बराबर 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको बता देना है। तो अब देखिएगा ये हमारा फिक्सचर, तो इस तरह से आपका ये बनेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आ जाएंगे विनर्स आ जाएंगे सारे। देखिएगा ये बाई 2, ये बाई 3 और आपका ये बाई 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको देना है। पहले यार इसको देख लो यार आराम से। ठीक है, इतना मैं इसका स्क्रीनशॉट ना एक साथ ले लेना, लो इस तरह से मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने की सिचुएशन में ला देता हूँ। ठीक है, ये अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ओके। 26वें क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो 26वां क्वेश्चन जो है हमारा, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक से उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, और आपको तो देखिएगा अभिप्रेरणा के उदाहरण इस प्रकार हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। ठीक है, हम सभी को बताएंगे। तो आंतरिक और इसके उदाहरण इस प्रकार, तो देखिएगा आंतरिक अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने की प्रेरणा शक्ति व्यक्ति के अंदर से जाती है, तो उसे आंतरिक प्रेरणा अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब व्यक्ति अपनी खुशी से या अपनी इच्छा से कोई कार्य करता है तो कहा जाता है अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैंने आपको बताई थी, दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, कि वह अपनी आंतरिक अभिप्रेरणा के कारण वह कार्य कर रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी खेल या कार्य में अधिक कुशलता प्राप्त करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से लिप्त रहना आंतरिक अभिप्रेरणा का ही उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं अब बाहरी प्रेरणा से। तो बाहरी प्रेरणा जो है हमारी, बाहरी अर्थात बाहर से जब किसी कार्य को करने की प्रेरणा शक्ति व्यक्ति को बाहरी कार्य को प्राप्त हो तो उसे बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, समाज में ऊंचा स्थान, दंड या बदनामी का डर हमारा बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ओके, तो इसका अथवा का भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको देखेगा इस तरह से नंबर देगा 1.5 + 1.5। ठीक है, यानी कि 2 है ना हमारे, इसलिए। तो 26वें में अथवा का क्वेश्चन है आपका, आक्रामकता के विभिन्न प्रकारों की विस्तृत चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। तो खेलों में आक्रामकता के प्रकार, आपका शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। तो खेलों के दौरान यदि एक खिलाड़ी जानबूझकर दूसरे खिलाड़ी को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे शत्रुता पूर्ण आक्रामकता कहते हैं। और बाहरी आक्रामकता किसे कहते हैं, कोई भी शारीरिक व्यवहार जिससे किसी दूसरे खिलाड़ी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचता हो, परंतु यह व्यवहार जानबूझकर ना किया जाए, अपितु उच्चतम प्रदर्शन की प्राप्ति के लिए किया गया हो। उदाहरण के लिए हॉकी स्टिक से अनजाने को चोट लग जाना। ठीक है, मुखर व्यवहार आक्रामकता, तो इसमें हम लफ्ज़ों का बोध करते हैं। तो यह वह मौखिक व्यवहार जिससे किसी खिलाड़ी का मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाया जाता है, मुखर व्यवहार आक्रामकता कहलाता है। मुखर व्यवहार हमेशा नियमों के दायरे में रहकर किया जाता है। ठीक है, 1+1+1। ठीक है, टोटल 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। 27वें क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों अपने। अभी जरा 1 मिनट यार। ठीक है, तो देखिएगा 27वें क्वेश्चन में बात करते हैं। तो 27वां क्वेश्चन है हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं को सुगम बनाने के लिए युक्तियों का सुझाव दीजिए। ठीक है, विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों से क्वेश्चन है।
तो देखिएगा दोस्तों, अब हमारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं जिनका जवाब आपको 150 से 200 शब्दों में देना है। यहाँ पे मैं पॉइंटों में जवाब दूंगा, आपको व्याख्या खुद करनी है, लेकिन इन पॉइंटों को आप विशेषकर रूप से सुनिएगा, ठीक है। तो देख सकते हो उत्तर नंबर 27वां है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं को सुगम बनाने की युक्तियाँ निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 डॉक्टरी जाँच। तो डॉक्टरी जाँच हेडिंग डालना है, इसके अंदर आपको लिखना है फिर शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए पूर्व दिव्यांग की सारी जाँच करवाकर उसकी शारीरिक अक्षमता के स्तर की जांच कर लेनी चाहिए ताकि उसके स्तर के अनुरूप ही सारी क्रियाएं उन्हें करवाई जा सकें। पूर्व अनुभव, ठीक है, पूर्व अनुभव हेडिंग डालनी है, फिर इसके अंदर लिखना है शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण से पूर्व दिव्यांग के पूर्व अनुभव की जानकारी लेनी चाहिए ताकि शारीरिक क्रियाओं का चयन कर उनके लिए उत्तम हो सके। फिर हेडिंग डालनी है रुचि यानी कि इंटरेस्ट। फिर आपको लिखना है इसके अंदर जब शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण किया जाए तो दिव्यांग की रुचि का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ताकि वह इंसान क्रियाओं के पूर्ण रूप में भाग ले सके, ठीक है दोस्तों। फिर आपको हेडिंग डालनी है क्षमता। तो इसमें आपको लिखना है जब भी शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण किया जाए तो दिव्यांग की शारीरिक तथा मानसिक योग्यता को समझ लेना चाहिए ताकि उसकी क्षमता के अनुरूप शारीरिक क्रियाओं का चयन किया जा सके। अगला है रूपांतरित उपकरण। तो रूपांतरित उपकरण में उपकरणों का रूपांतरण हमेशा दिव्यांग की क्षमता के स्तर पर अनुरूप होना चाहिए ताकि वह उपकरण का प्रयोग कर श्रम क्रियाओं में भाग ले सके, ठीक है। छठा है उपयुक्त वातावरण। तो हेडिंग डालना है उपयुक्त वातावरण, इसके अंदर लिखना है सारी क्रियाओं का निर्धारण करते समय इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि वातावरण उन क्रियाओं के अनुरूप है अथवा नहीं। वातावरण में क्रियाओं से संबंधित सभी सुविधाएं होनी चाहिए। फिर आपको रूपांतरित नियम के बारे में लिखना है हेडिंग डाल के। फिर इसमें आपको लिखना है कि शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने से पहले उन नियमों का दिव्यांग की योग्यता के अनुसार रूपांतरित कर लेना चाहिए। अलग अलग दिव्यांगता के लिए खेल के नियमों को परिवर्तन कर लेना चाहिए। इससे दिव्यांग की भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। अनुदेशात्मक परिवर्तन अंडरलाइन करके हेडिंग डाल के आपको इसके अंदर लिखना है सर क्रियाओं के दौरान दिए जाने वाले अनुदेश दिव्यांग की क्षमता की प्रकृति के अनुरूप, उदाहरण के लिए दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए अनुदेश सुनने वाले होने चाहिए और श्रवण यानी कि सुनना बाधित दिव्यांग के लिए अनुदेश देखने वाले होने चाहिए, ठीक है। ये कोई 5 बिंदु की आपको व्याख्या करनी है। मैंने यहाँ पर 8 बिंदु आपको बताए हैं, आपको 5 बिंदु की व्याख्या करनी है। फिर आपको 1+1+1+1+1 यानी कि टोटल 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 28वें क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये भी 5 नंबर का, ठीक है। तो 28वें क्वेश्चन में अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है। तो 28वां क्वेश्चन है हमारा लंबे समय तक व्यायाम करते हमारे मांसपेशी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं। तो देखिएगा विस्तार से चर्चा करनी है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो लंबे समय तक व्यायाम करने से मांसपेशी तंत्र पर प्रभाव, तो मैं आपको इसे जूम नहीं करूँगा ज़्यादा, आप फुल क्लैरिटी से इस वीडियो को देखना तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो मांसपेशी में अंतर वृद्धि अंडरलाइन करना है। फिर इसके अंदर लिखना है आपको लंबे समय तक व्यायाम करने से मांसपेशियों के आकार में वृद्धि हो जाती है। फिर आपको अंडरलाइन करना है, हेडिंग डालनी है अतिरिक्त वसा पर नियंत्रण करना, अंडरलाइन करके फिर इसके अंदर लिखना है व्यायाम करने से हमारे शरीर की ऊर्जा अधिक खपत होती है जिससे कि वसा का स्तर नियंत्रण में रहता है, हमारे शरीर का स्वस्थ बाहर बना रहता है, ठीक है। फिर आपको अंडरलाइन करना है थकान में देरी अंडरलाइन करने के बाद फिर इसमें लिखना है जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है वह अन्य कार्यों को करते हुए थकान का अनुभव नहीं करता अथवा देर से थकान का अनुभव करता है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ इसमें शब्द मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए देख लेना आप। तो अंडरलाइन करिएगा आसन में सुधार। तो आसन में सुधार को अंडरलाइन करके फिर इसके अंदर लिखिएगा कि प्रतिदिन व्यायाम हमारे आसन संबंधी विकृतियों को दूर करता है और सामान्य मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है। फिर आपको लिखना है शक्ति एवं गति में वृद्धि, अंडरलाइन करके फिर इसमें आपको लिखना है प्रतिदिन व्यायाम करने से हमारी कोशिकाओं और शक्तियों में गति में वृद्धि होती है। भंडार, फिर आपको लिखना है हेडिंग डालनी है भंडार क्षमता में वृद्धि, इसे अंडरलाइन करके फिर इसके अंदर लिखना कि प्रतिदिन व्यायाम करने से मांसपेशियों का भंडारण क्षमता में वृद्धि होती है, इसका प्रयोग व्यायाम के समय और अन्य कोई भी कार्य करते समय किया जाता है, ठीक है। तो यही था। तो चलिए हम अथवा में क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं कौन सा है। लंबे समय तक व्यायाम करने से हमारे हृदय एवं श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है। तो चलिए 28वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो लंबे समय तक व्यायाम करने से हमारे हृदय और श्वसन तंत्र पर जो प्रभाव पड़ता है, नंबर 1 हृदय दर में वृद्धि होती है, ठीक है। जो हमारा हार्ट बीट है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होती है। तो हृदय दर में वृद्धि, इसमें आपको लिखना है कि हृदय दर में वृद्धि होती है, व्यायाम शुरू करते ही खिलाड़ी के हृदय में वृद्धि होती है, ठीक है। तो स्ट्रोक आयतन में वृद्धि होती है, अंडरलाइन करके फिर इसमें आपको लिखना है, ये हेडिंग बनानी है, मतलब आपको व्यायाम करने से स्ट्रोक आयतन में वृद्धि होती है और फलस्वरूप हृदय क्षमता में वृद्धि होती है और
इसकी लीटर प्रति मिनट गणना की जाती है। रक्तचाप में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर में भी वृद्धि हो जाती है, आपूर्ति के कारण रक्तचाप में वृद्धि होती है। और चौथा पॉइंट है कि प्राण आधार वायु की क्षमता में वृद्धि। अंडरलाइन करके फिर इसके अंदर लिखना है कि व्यायाम करने से व्यक्ति में ऑक्सीजन वायु की क्षमता में लगभग आपका 3500 सीसी से बढ़कर 5500 सीसी हो जाती है। और पांचवा पॉइंट लिखना, अपशिष्ट वायु के वेतन में वृद्धि नियमित व्यायाम से अवशिष्ट वायु की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। फिर आपको लिखना है छठा पॉइंट, मिनट आयतन का घटना। 1 मिनट में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है क्योंकि वायु पोस्ट में गैसों का आदान प्रदान में सुधार हो जाता है। फिर आपको सातवां पॉइंट लिख सकते हो कि असक्रिय वायु कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। तो ये 7 पॉइंट बताएं, 7 में से कोई आपको कोई 5 करने हैं, ठीक है, मतलब कि जो मैंने यहाँ पर आंसर बताए। फिर आपको 5 पॉइंटों के एक नंबर मिलेगा और 5 नंबर इस तरह से मिलेंगे। 29वें क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। तो 29वें क्वेश्चन में अथवा का भी क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब जिस तरह से 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है इसी तरह से दे रखा है। मधुमेह से बचने के लिए किन किन आसनों का अभ्यास करना चाहिए, किन्हीं 2 आसनों का विस्तार से विधि लिखिए। तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। मधुमेह नियंत्रण करने के लिए जो हमारे आसन है, ठीक है, तो चलिए हम लेके चलते हैं। तो भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन और आपका पवन मुक्तासन और आपका अर्धमत्स्योन्नद्रासन और आपका अर्धमत्स्योन्नद्रासन, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हैं इनकी विधि देखते हैं, अर्धमत्स्योन्नद्रासन, ठीक है, इसे बोलेंगे अर्धमत्स्योन्नद्रासन, ठीक है, की विधि। तो इसकी विधि है, नीचे बैठकर दोनों पैरों को सीधा फैला दें, दाएं पैर को इस प्रकार मोड़ें कि एड़ी बाएं नितंब के पास आ जाए। बाएं पैर को मोड़कर दाएं घुटने की भार की ओर खड़ा करें। अगला पॉइंट आपको लिखना, दाईं भुजा के ऊपरी भाग में घुटने को सांस बाहर निकालते हुए दबाएं और पैर का पंजा पकड़ लें। बायां हाथ कमर के पीछे रखें, गर्दन को अधिक से अधिक धड़ को घुमाते हुए बाईं ओर मोड़ें। सांस को सामान्य बनाए रखें। यही क्रिया दूसरी ओर दोहराएं, ठीक है। तो यही था इसका उत्तर। तो अगला क्वेश्चन है, अस्थमा से बचाव के लिए किन किन आसनों का अभ्यास किया जाता है, किन्हीं 2 आसनों का विस्तार से लिखिए, ठीक है। मधुमेह नहीं अस्थमा, ठीक है, सॉरी क्योंकि अस्थमा है ना, अब तो मधुमेह तो पहला तो अस्थमा से बचाव किन किन आसनों का अभ्यास किया जाता है अस्थमा में, किन्हीं 2 आसनों की विधि की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो अस्थमा के लिए जो आसन है वो है सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन और आपका पर्वतासन, भुजंगासन और आपका पश्चिमोत्तानासन और मत्स्यासन और आपका है हमारा गोमुखासन लगाने की विधि। तो गोमुखासन लगाने की विधि, सुखासन या दंडासन में बैठ जाएं, बाएं पैर की एड़ी को बाएं नितंब के पास रखिए, दाहिने पैर की जांघ ऊपर से करते हुए इस प्रकार स्थित करें कि घुटने एक दूसरे की ओर रहने चाहिए। बाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं। दाहिने हाथ को दाहिने कंधे पर सीधा उठा लें और पीछे की ओर घुमाते हुए कोहनी को मोड़कर हाथों को परस्पर बांध लें। अब दोनों हाथ को धीरे धीरे अपनी दिशा में खींचें। दृष्टि सामने की ओर रखें और पैर बदलकर भी करें, ठीक है। मत्स्यासन लगाने की विधि, दूसरी विधि बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूर्व स्थिति, दोनों पैरों को सीधा रखकर बैठ जाएं। पद्मासन लगाएं, दोनों हाथों को कोहनियों का सहारा लेते हुए कमर के बल लेट जाएं और हाथों के सहारे गर्दन को मोड़ें तथा माथे को जमीन से लगाने की कोशिश करें। दोनों हाथ पैरों के अंगूठे पकड़ें और कोहनियों को ठीक है, दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ें तथा कोहनियों को जमीन से लगाएं और पेट का भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। तो इसके 2.5 और 2.5 टोटल 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 30वें क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपको खूब विस्तार से लिखने में, यहाँ पर आपको जिस तरह से भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे मत सोचना कि इतना ही शब्द लिखने हैं जितने मैं बता रहा हूँ, नहीं, ठीक है, आपको खूब लिखना है इसमें। तो ये 30वां क्वेश्चन है, सिद्धार्थ और लक्ष्य दोनों मित्र स्टेडियम जाना चाहते हैं। सिद्धार्थ का
भारोत्तोलन में रुचि है तथा लक्ष्य को मैराथन करने में रुचि है। भारोत्तोलन करने के लिए शारीरिक पुष्टि के कौन कौन से घटक की अधिक अभ्यास करना पड़ेगा, उसको बढ़ाने के लिए विभिन्न व्यायाम का सुझाव दीजिए, यानी कि भारोत्तोलन करने के लिए, ठीक है। और लक्ष्य को मैराथन करने के लिए शारीरिक पुष्टि में कौन से घटक का अभ्यास करना ज़्यादा पड़ेगा, और उस घटक को बढ़ाने की विधियों का नाम लिखिए, किसी एक विधि की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो चलिए 30वां उत्तर, भारोत्तोलन करने के लिए सिद्धार्थ को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए तथा मैराथन करने के लिए लक्ष्य को अपने सहन क्षमता बढ़ानी चाहिए। शक्ति को बढ़ाने की विधियाँ इस प्रकार हैं। आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक व्यायाम दो शब्दों से मिलकर बना है। आइसो समान, मैट्रिक लंबाई, अर्थात जब हम इन एक्सरसाइज को करते हैं तो मांसपेशियों की लंबाई में कभी भी परिवार प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इन व्यायामों में किसी भी प्रकार का कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, जैसे पक्की दीवार को धकेलने की कोशिश करना व्यायाम को कहीं पर भी किया जा सकता है। इनमें से कम उपकरण व समय की आवश्यकता होती है। आइसोटोनिक व्यायाम, ठीक है। आइसो मतलब समान, टोनिक मतलब तनाव। हिना प्रकार के व्यायामों को गतिविधियों स्पष्ट रूप से, यार जैसा लिखा है मैं वैसा ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, होती हुई दिखाई देती है। मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है और घटती हुई दिखाई देती है, जिसे जिसे एसेंट्रिक है ना, संकुचन, एसेंट्रिक संकुचन और कंसंट्रिक्स संकुचन कहते हैं, जैसे कि बॉल को फेंकना, दौड़ना, भागना इत्यादि। इस प्रकार संकुचन ज़्यादातर खेल कूद में देखे जाते हैं। इस प्रकार व्यायाम उपकरणों के साथ एवं बिना उपकरण के लिए भी किए जा सकते। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना कुछ गलत भी शब्द आए, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे कि यार माँ भी परिवार, वो बिना मतलब के शब्द आ रहे हैं, ठीक है। तो वो यार वो देख लेना यार, इनमें ना टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है कभी कभार, ठीक है। मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं कि ये आंसर है, कि आप अपने हिसाब से देख लेना। तो यही थे हमारे सारे आंसर, ठीक है। और 30 के बाद कोई अथवा का क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप कि यार इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। टोटल 30 क्वेश्चन थे और जिस तरह से भी कोशिश हुई हमने बताने की कोशिश करी। और वीडियो देखने के लिए, और अगर आप किसी और सब्जेक्ट की चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना। और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला है, ठीक है। अगर 10% भी आपको बेनिफिट मिला है इस वीडियो से तो यार सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ये कहूँगा कि सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को यार शेयर कर देना, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन पर हिंदी में क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन नहीं बना रखा है किसी ने, तो प्लीज़ आपके मित्रों की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।